बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग खुद को अगली हुकूमत साजी के लिए फेवरेट तस्वुर कर रही है। वैसे तो किंग्स पार्टी की इस्तिलाह किसी नई जमात जिसे मखसूस सपोर्ट हासिल हो उसे कहा जाता है, लेकिन 2018 में PTI के हवाले से ये तासुर मजबूत हुआ और अब इसी तरह का तासुर नून लीग के लिए भी जड़ पकड़ रहा है। इसकी वजह नून लीग की क़यादत को मिलने वाला रिलीफ, इलेक्टेबल्स की शमूलियत और मुख्तलिफ छोटी जमातों की नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट है। MQM, IPP, GDA और काफ लीग नजरें नून लीग की तरफ उनकी हैं और नून लीग भी उन्हें एडजस्ट करने की भरपूर कोशिश कर रही है। आज नून लीग और IPP की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें आई, जबकि MQM पाकिस्तान और PMLN के दरमियान सीट एडजस्टमेंट में पेशरफ की खबरें भी आई। MQM ने कल इंतखाबात के बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नवाज शरीफ को देने का ऐलान भी किया था। नून लीग की सीट एडजस्टमेंट के जरिए किंग मेकिंग की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन क्या नून लीग का वोटर इस सीट एडजस्टमेंट को कबूल करके वोट देगा? इसके अलावा नवाज शरीफ के लाडले होने और नून लीग के किंग्स पार्टी बनने का जो तासुर है वो इंतखाबात में किस तरह से असरअंदाज होगा, खासतौर पर पर्टिकुलर अगर एक सियासी जमात नून लीग की बात की जाए। इसी मुनासिबत से नाज़रीन, एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला बड़ा सवाल ये होगा कि किंग्स पार्टी बनने का तासुर नून लीग के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि एक तो सीट एडजस्टमेंट का मामला है। अब जिस तरह से IPP जहांगीर तरीन की एक सीट का मामला ज़ाहिर है वो लोधरा से तो नहीं उस तरह से स्पेयर करेंगे। ये छोटी और जमातें भी जो इस वक्त नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले में शामिल होना चाहती हैं, एक तो ये तासुर, लेकिन कोई अभी वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आ सकी। आपके ख्याल में ये जो किंग्स पार्टी जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये एजाज़ था और अब तासुर ये दिया जा रहा है कि ये एजाज़ नून लीग के पास है, ये खुद नून लीग बतौर सियासी जमात उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? देखें, दो तरह से इसको हम देखते हैं। एक तो वो तासुर जो PTI और पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के लंदन चलने से पहले चौथी दफ़ा का वज़ीर आज़म कह के बनाया, वो जाहिर है कि पंजाब के मखसूस हालात में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में होता है कि लो जी ये वापसी का सफ़र इसलिए हो रहा है कि PM बन रहे हैं। और कल फिर वो जो आखिरी शुबा था कि जी क्या कहीं कोई अदालत सहूलतकारी में नवाज शरीफ को 5 साल का नया कानून आने के बावजूद वो तो नहीं कर देगी कि जी कागजात मुस्तरद कर दे और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तो वो मामला भी ख़त्म हो गया। और अब जो सीट एडजस्टमेंट है, एक वो हैं जो PTI के मुनर्रिफीन बराह रास्त पार्लियामेंट में बैठे थे और दूसरे वो हैं जो IPP की सूरत में। ज़ाहिर है वो केस टू केस हर जगह पे है। जैसे सरवर खान साहब के लिए बहुत ज़ोर हो रहा है, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के ताबूत में आने की दी थी, जिस पे PMLN के अंदर बहुत रेजिस्टेंस है कि जी देखें किस किस्म की गुफ्तगू करके लोग आए हैं, लेकिन उनके लिए बहुत लोग ज़ोर लगा रहे हैं। इसी तरह हुमायूं अख्तर खान, आपको पता है कि वो उनकी अजीज़दारियाँ भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, तो वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि वहाँ से रजब अली बलोच की सीट से उनको टिकट मिल जाए सिटिंग MNA की जगह पे। तो राइट तो सबका है कि हर बंदा चाहता है कि इलेक्शन भी लड़े और वहाँ से लड़े जहाँ उसको एक वो कुछ अपना वोट बैंक ले और साथ पार्टी का वोट ले ले। इस्तेकाम पार्टी का अपना तो वोट नहीं है, जिसका भी है जो ज़ाती वोट है, जैसे जहांगीर तरीन है, लेकिन वहाँ पे जो शहीद कांजू ग्रुप बना हुआ है उन्होंने साफ कहा है कि सदीक बलोच के साथ खड़े होंगे हम और शुरू से लड़ रहे हैं। अगर जहांगीर तरीन को आप देंगे टिकट तो हम आज़ाद हो जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे। तो मुल्तान में उनके लिए गुंजाइश निकल रही है। अलीम खान है, उनके लिए बात हो रही है। कुछ लोग हैं जिनके लिए, कुछ ओन चौधरी हैं, एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अब नवाब शेर वसीर के ऊपर उधर तलाल चौधरी हैं, कैसे करेंगे आप? राजा रियाज जिन्होंने खड़े होके कोई ऐसी गंदी गुफ्तगू नहीं की हुई नवाज शरीफ के बारे में, पार्टी के बारे में, तो सारे वो खुद पीपल्स पार्टी से चले थे, जैसे पीपल्स पार्टी से बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में आए हुए हैं। तो ये तासुर बनना पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। असल इशू ये है कि आज वो फाइनल मरहले में हैं जहाँ पे ये मतलब जैसे अब चौधरी निसार के हल्के से राजा कमर इस्लाम, जिनको पिछली दफ़ा MPA के उम्मीदवार थे और नैब ने पकड़ लिया था, उनको आज बुलाया हुआ है राना सनाउल्लाह और इसहाक डार ने। वो एक चक्री से ही हाउसिंग स्कीम है, उनके ओनर चाह रहे हैं कि पहले वो MNA के उम्मीदवार थे कि वो MPA के तौर पे एडजस्ट हो जाएं। इस तरह चीज़ों को, सारों को, कुछ सरगोदा के इश्यूज़ हैं उनसे बुलाया गया है लोगों को, फैसलाबाद वाले हैं, सारों से। नवाज शरीफ सब चीज़ें ले के बैठे हुए हैं और अब टिकट चुके, अब आखिरी मरहला है, आज 9 तारीख है, तो 10 और 11 में इन्होंने टिकट दे देने हैं, अनाउंस हो जाने हैं सारे के सारे के। फिर जो किसी ने इनकलाब लाना है वो भी ले आए, जिसने लड़ना है लड़ ले, जिसने कागज वापस नहीं लेने, क्योंकि कागज वापस लेने की आखिरी तारीख जो है वो 12 है। 13 को हतमी फहरिस्त भी आ जाएगी और इंतखाबी निशान भी अलाट हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल होती है सिचुएशन जब आपके ऊपर एक तासुर हो कि जी आप हुक्मरान बन रहे हैं, तो हर बंदा चाहता है
कि मैं इस पार्टी के साथ एडजस्ट हो जाऊं। आपको मैंने शायद तकरीबन 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले ये बात कही थी कि एक तो एमक्यूएम है जो मौजूद है, अब भी एक काफ लीग थी, उसकी जगह पे आईपीपी आ रही है, उसी तरह मैग्नेट की तरह चिपकने के लिए कि जी अगर किसी के पास पंजाब में बिलफरसादा अक्सरियत नहीं हो तो परवेज इलाही साहब ने अपने चंद एमपीएस के जरिए ले ली थी ना स्पीकरशिप, और बाद में वो वजीर आला भी बन गए। तो उस तरह की कोशिश आईपीपी के साथ हो रही है, लेकिन उनको इतनी एडजस्टमेंट मिल नहीं रही, और फिर मिलने के बाद जीतते कितने हैं, ये सारी चीजें हैं कि जरूरत होगी नहीं होगी। बहरहाल अच्छा मरहला है कि 13 तारीख आखिरी है, और अब 4-5 दिन के अंदर ये सारी चीजें, पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कल ऐलान किया, उस दिन ऐलान किया था हफ्ते वाले दिन कि मैं मंडे को इमरान खान साहब से मिलके और अपनी तमाम टिकट्स अनाउंस कर दूंगा। नहीं हो सका क्योंकि अब उधर वो फंसे हुए हैं, वहां पे बल्ले के निशान पे कल पेशावर हाई कोर्ट में सुबह उनका 9 बजे केस है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी किसी वक्त केस लग सकता है। ये चीजें हैं दिलचस्पी की। आपको पता है पीटीआई के दफ्तरों पे भी अब उन्हीं के लोग आ रहे हैं कि जी पैसे लेके जो है ना टिकट्स बेचे जा रहे हैं और वापस कर रहे हैं। मैंने आपको याद होगा पिछले हफ्ते ओकाड़ा का जिक्र किया था कि वहां पे एक साहब 2 करोड़ रुपए फी टिकट मांग रहे हैं। तो ये चीजें अब खुल खिला के सामने आ रहे हैं। नाम भी आ जाएगा, कोई एक आधा ले लेगा, मैं नहीं ले रहा इसलिए। अच्छा है, दिलचस्प सियासत होती इसी तरह की है। सही है आया साहब, जाहिर है ये सियासी गहमा गहमी, और तो हम आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे कि उस तरह नज़र नहीं आ रही जो हम गुज़श्ता इंतखाबात में देखते आए हैं। लेकिन अब एक तरफ तो खुद नून लीग के कई रहनुमा वो कहते हैं कि ये जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है, ये कौमी इत्तफाक की राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ये भी बातें हो रही हैं कि ये मजबूरी है। आपके ख्याल में ये कोई सियासी कोशिश है कौमी इत्तफाक की राय पैदा करने के लिए, नून लीग सीट एडजस्टमेंट करने के लिए रजामंद है, या ये वाकई नून लीग की मजबूरी है, और ये क्या बतौर जमात वो जो किंग्स पार्टी का तासुर है उससे ये फायदा उठाएंगे? क्योंकि 2018 में भी यही छोटी जमातें साथ मिली थी, और फिर ये जमातें बाद में जब काम करने का वक्त आता है तो आपको पता है यही वो कहती हैं कि ब्लैकमेल भी करती हैं, फिर मामलात और तरह से कमजोर पड़ते हैं। तो आपके ख्याल में नून लीग को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, किंग्स पार्टी का तासुर तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये नून लीग ने खुद पैदा किया था। जब इनके लीडर्स बार बार ये कह रहे थे जी कि साड़ी गाल हो गई, सब कुछ मामला तय हो गए हैं, अब कोई इशू नहीं है, फिर जाहिर है मसला कहाँ से शुरू होता है ना। वो आप एक 2018 की एक मिसाल हम हमेशा हम देते हैं कि जी वो एक लाडले को चुके लाना था, इसलिए सारे मामलात उसके लिए सेट कर दिए गए। तो अब वो पुराने लाडले को चुके वापस लाना था, तो वो जब लंदन से चल रहे थे तो वहीं से मामलात शुरू हो गए थे। जब वहाँ के हाई कमिश्नर ने उनको प्रोटोकॉल दे दिया तो समझ आ गई थी कि नेक्स्ट किंग्स पार्टी कौन सी होगी। अच्छा, फिर होता ही है कि हमारे सियासतदान चूंकि वो वोट को इज्जत बहुत दे रहे होते हैं ना, इसलिए वो डील किए बगैर तो आगे बढ़ते नहीं है। जब आप डील कर लेते हैं इब्तदाई तौर पे, आप हर चीज़ मानते चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर है आपने अपने लिए जब गुंजाइश निकालनी होती है सिस्टम ही हमारा ऐसा, क्या करें। वो फिर आप कहते हैं ठीक है जी आप जो कहेंगे बिल्कुल 100% वो होता रहेगा। अब फिर जहाँ जहाँ आपको फील होना शुरू होता है कि यार ये तो हमारी पार्टी का बड़ा गर्क हो जाएगा, ये फलां कैंडिडेट सारे खिलाफ हो जाएंगे, तो वहाँ हमारा क्या बनेगा, फिर आप रीथिंक करते हैं। बेसिकली इस वक्त कायद वो उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि वो रीथिंक कर रहे हैं कि पार्टी को कितना ही डैमेज करना है, ये सारे मुतालबात मान के। अब जाहिर है ये मुतालबात जो मैक्सिमम माने होंगे वो कायद तो नहीं माने होंगे, कायद तो यहाँ थे ही नहीं। वो यकीनन छोटे कायद ने कुछ चीज़ें कमिट की होंगी, कुछ मरियम नवाज ने चीज़ें कमिट की होंगी, कुछ ख्वाजा आसिफ ने की होंगी, कुछ राना सनाउल्लाह साहब ने की होंगी। अब वो फिर आपके वो गले पड़ना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। जैसे अभी जहांगीर तरीन के हल्के का बता रहे थे आमिर आपको, जी। वो बिल्कुल एक चीज़ आप, वो तो बिल्कुल हमें क्लियर लग रहा था कुछ दिनों तक ना कि यहाँ शायद अलीम खान साहब के साथ को मुश्किल हो। जहांगीर तरीन तो बिल्कुल क्लियर है, उनकी तो हिमायत कर देगी नून लीग, लेकिन चूंकि वहाँ भी मसला पैदा हो गया, अब वो भी इशू बना हुआ है। तो ये इश्यूज जाहिर है जब गले पड़ते हैं तो आपको फिर कमिटमेंट्स या तो आपने ना की हो ना, जब आपने कमिटमेंट्स की होती हैं फिर मसाइल आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टिल लीडर को ये भी देखना होता है कि यार मैं पार्टी को कितना एक डैमेज कर सकता हूँ, और अगर गवर्नमेंट बन भी जाती है, जो जाहिर है इस स्टेज पे तो अगर की बात ही होती है ना कि अगर बन भी जाती है तो फिर ये इतने ज्यादा वो जो इलेक्टेबल्स हमें दे दिए जाएंगे, वो कल को जब मुश्किल वक्त आएगा तो वो कहाँ खड़े होंगे, वो यकीनन दूसरी साहब में खड़े होंगे, वो आपके साथ तो नहीं खड़े होंगे।
तो इसलिए जैसे राजा रियाज साहब आ गए, वो इतना अच्छा ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान की तारीख में कभी रहा नहीं होगा। अब चीजें थोड़ी अब मुश्किल होती जा रही, इलेक्शन के हवाले से, चूंकि अपने अगले सेगमेंट में बात करनी है तो फिर उसमें मैं बात करूंगा। फिलहाल मेरा ख्याल काफी समझे इसको भी, आपको भी जल्दी होगी। हाफिज ताहिर साहब सर मैंने शॉपिंग पे जाना है, प्रोग्राम करना है सर। हाफिज ताहिर साहब नहीं हमारे साथ, चलें जी। फैसल साहब आपके ख्याल में सीट एडजस्टमेंट कौमी इत्तेफाक की राय की कोशिश है या सियासी मजबूरी? देखिए बात यह है कि जब आप ये तय कर लेते हैं ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है और हर कीमत पे जो है वो ताकत हासिल करनी है, जब आप ये तय कर लेते हैं ना कि इसके लिए हम कठपुतली बनना पड़ा तो कठपुतली भी बन जाएंगे, और फिर आप कठपुतली बन जाते हैं, तो फिर आपके पास से है ना फैसला करने का इख्तियार जो है ना ख़त्म हो जाता है। फिर आपका जो महवर और मरकज़ ये होता है कि मुझे जिताओ, बाकी आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को जो है वो तैयार हूँ। ये कुछ हम जो है वो देख रहे हैं। और जो ये किंग्स पार्टी वाली बात है कि किंग्स पार्टी बन गई है, आप बोल रही है ऐसा तासुर कायम हो रहा है, मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि आपको अभी भी ऐसा तासुर लग रहा है। सही। यहाँ तो आमिर इलियास बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ तो आमिर इलियास साना जैसे लोगों ने रोज बैठ के कहा कि तुमको 2018 में गलत हुआ था तो उसको सही करने के लिए अभी गलत किया जाएगा। ये तो बाज़ाब्ता रिकॉर्ड पे जो है बातें। तो अब इसमें क्या दो राय बची हैं कि किंग्स पार्टी, और ये किंग्स पार्टी पे होना है ना, हो सकता है कि जो किंग्स पार्टी बन रही हो उसको बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये शर्मिंदगी का तोक होता है, ये कोई फख्र की बात नहीं है। ये जो लोग बनते हैं ना, कभी भी बनते हैं, तारीख में उनको है ना मुजरिम ही लिखा जाता है, तारीख में उनको एजेंट ही लिखा जाता है, यही लिखा जाएगा। ठीक है, इनको आज का दिन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपना कल, अपनी तारीख जो है उसको ये मस्क कर रहे हैं। सही। ये कुछ नून लीग कर रही है, ये कुछ जो है वो MKM कर रही है, जो कुछ नून लीग कर रही है वो तो कुछ कर रही है। यहाँ जो कुछ हो रहा है कराची में वो तो मावरा अकल हो रहा है। इनके विचारों के पास तो इस बात का भी इख्तियार नहीं है कि ये तय कर लें MKM वाले कि किसको उन्होंने किस सीट पे जो है वो टिकट देना है। इस पार्टी का हमने उरूज देखा है, उरूज, और क्या क़यामत का उरूज था। अब इस पार्टी का जो है वो जवाल देख रहे हैं। सही। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्या क़यामत का जवाल है। बहरहाल जब आप ये तय कर लें कि हमें किसी तरह जितवा दो, बाकी हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। जिसे आप जवाल कह रहे हैं ये उनके लिए अरूज भी तो है ना, हो सकता है फैसल साहब। ये अगर किसी की नज़र में अरूज है तो ठीक है, अरूज समझ ले। अगर ये इसी तरह इसको अरूज कहा जाता है तो ठीक है, जिसको समझने में तो किसी के कुछ पाबंदी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जी, हर कोई आजाद है जिस तरह समझे। हाँ, दुआ जिसको जिस तरह ये जब फारिग हो जाए तो फिर मैंने बात। जी फैसल साहब। लेकिन बात इस वक्त बात यह है कि इस तरह सियासत नहीं हो सकती। ठीक। इस तरह आप जो है वो जीत तो सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते। ठीक। तो जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं ना, इस तरह मैं कराची की बात करूंगा कि इस तरह वो सीट हासिल करके कराची के वो सियासी लीडर बन जाएंगे, वो कायद बन जाएंगे, वो तो शायद वो कुछ भी ना बन सके। सही जी। बहरहाल आने वाला दिन देखें, बहुत दिलचस्प होंगे। अब मेरी सारी बातें आपने नोट करके रखनी है। ठीक है, रिकॉर्ड पे हैं जी, वक्त पे मैं आपसे पूछूं। सही है, रिकॉर्ड पे हैं जी। आमिर साहब क्विकली। बहुत शुक्रिया। आज वो मैं यही सोच रहा था कि मेरे नाम के बगैर तो इनकी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती, लेकिन आज लहजे में लुकनत सवार है इनके ना, वो नहीं पता कि क्यों अटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अटक के पार रहते तो नहीं है ये, तो पॉज ले रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा। मैंने वैसे ऐसी कोई बात नहीं कही, ये मेरे नाम पे झूठ बोल रहे थे। जो मैंने बात कही है मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, मैं अभाम नहीं रखता इनकी तरह। सही है जी। इलियास साहब आज आपको मौका दिया जाए, जवाब देने देना। अच्छा, चले एक जवाब इलियास साहब देख लें फिर। जी ठीक है, जवाब शिकवा जी। वैसे आमिर भाई से कहना चाहता हूँ कि कमजोर आदमी अगर लुकनत के साथ भी बोल रहा है ना तो उसकी कमजोरी समझ के उसको माफ कर दें सर। चले जी इलियास साहब।
नहीं देखें, इतना बड़ा दिल तो रिजर्व हमारा है, जब माफी इलियास साहब किसी को माफ नहीं करेंगे जो उनकी बारी में बात करता है। जी, फायदेमंद है, नुकसानदेह? अब आप बोलिए, मैं नहीं बोला के लिए। ये तो देखिए नून लीग अगर मैं दुआ भी चाहती है ना कोई इनके बारे में बात करे फिर ये अरे नहीं, मैं क्यों चाहूंगी, मैं तो पूरा टाइम देती हूँ इलियास साहब को। इलियास साहब देखिए मेरी बारी पर बोलेंगे, वैसे नहीं बोल। अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट है, सीट एडजस्टमेंट, इसमें तो मुस्लिम लीग नून जो मायदे करके या जिस तरह भी जो भी हुई डील उनकी जिस तरह आए, लेकिन अब उनको जो आखिर जो अब एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट जो करनी पड़ रही है, जो पार्टियां उनके साथ आ रही हैं, इल्हाक कर रही हैं, उनसे मिल रही हैं, तो वो उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ख़ासतौर पर देख लें लाहौर में अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रहे कि लाहौर में कौन सी सीटें एडजस्ट करें। उनके अपने ही उम्मीदवार इतने हैं ज़्यादा, तो वो आना चाहते हैं। इसी तरह पंजाब भर में सीटें जो हैं वो भी करने में मुश्किल है। अभी देख लें, अभी काफ लीग से उनके एडजस्टमेंट हो रही है, IPP से हो रही है, उसके बाद JUI से, इस तरह इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। अगर वो सबसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो नून लीग जो एक बड़ी जमात है, मुल्क की बड़ी जमात है, उसका अपना बुरा यानी कि हाल ख़राब हो जाता है कि आगे जाके उसकी अपनी पार्टी कमज़ोर पड़ जाएगी अगले इलेक्शन में या बीच में जो भी होता है। अगर सेटलमेंट इनके साथ होती है, एडजस्टमेंट होती है, तो गवर्नमेंट आइंदा मजबूत नहीं इनकी इतनी होगी। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह एडजस्टमेंट की जाए ताकि उनकी पार्टी की बका भी रहे और मजबूत रहे और सारी सूरत हाल। तो अब ये इनके साथ जो करना है, जो है हो रहा है, इनके लिए अपनी सीट एडजस्टमेंट इनके लिए मुश्किल पड़ गई है। अब इसको इनको करने के लिए बड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह। जाहिर है अगर नहीं करेंगे तो इनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इनको। तो इन्होंने आना तो है, ठीक, पार्टी ने, इन्होंने तो कहा तो था कि इक़्तिदार में आ रहे हैं, तो अब इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन वो उस तरह गवर्नमेंट उनकी मजबूत नहीं हो पाएगी। तो इसको मैनेज करने के लिए इनको बड़ी मुश्किलात का है। सीट एडजस्टमेंट के लिए अभी इनकी कई नाराजगियां भी हो सकती हैं, बिल्कुल। कई जो पार्टी अगर नहीं करेंगे, अभी देख लें क्यू लीग से अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, JUI से नहीं सेटलमेंट हो रहा, दूसरे सूबों में हो जाएगा, लेकिन पंजाब में मुश्किल होगा क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून का जो था एक बड़ा मजबूत किला था, खासतौर पर लाहौर। लेकिन अब जब दूसरों को इधर से सीटें देने लग जाएंगे तो जाए खुद भी कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है नून लीग के लिए। ठीक है जी। तो दूसरी सियासी जमातों को किस तरह मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, एक चैलेंज है। आप समझते हैं कि किस तरह से दीगर तमाम छोटी सियासी जमातों को मैनेज करती है नून लीग एक इत्तेहाद की सूरत में। हाफिज ताहिर साहब, एक तो आज आपका सख्त जान शायद आपको ही ढूंढ रहा है। सवाल हमारा यही है, फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नून लीग के लिए, ख़ासतौर पर जो किंग्स पार्टी का तासुर है और जो सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें हैं, ये आप समझते हैं नून लीग की कमज़ोरी है या वक्त की ज़रूरत है, उनको लग रहा है? जी हाफिज ताहिर साहब, करवा दे फौरी। हाफिज ताहिर साहब, मेरा फोन पकड़ाना। जी हाफिज ताहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शॉपिंग पे हैं लग रहा है वाकई। मगर सख्त जान से फोन मांग रहे हैं सख्त जान से पूछ रहे हैं कि सवाल पे क्या खबर है सवाल है। हाफिज ताहिर साहब, आबे जमजम और खजूर नहीं आ रही, वो किसी किंग पार्टी के आदमी से रब्ता कर रहे हैं। चलें, लगता है भाई वो खजूर और आबे जमजम की तरह है। अभी तक ढूंढा नहीं है तो हम ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, फिर यही मुनासिब है। ब्रेक लेते हैं, नाज़िक से वापस आएंगे। हमारा अगला सवाल, आम इंतखाबात में 1 माह से भी कम वक्त रह गया और अभी तक इंतखाबी माहौल ना बनने की वजह क्या है, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए पोलिंग डे में 1 माह से भी कम वक्त रह गया, लेकिन जो रिवायती गहमा गहमी होती है इंतखाबात से कबल, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी। अगरचे नून लीग ने 22 जनवरी से अपने कायद को इंतखाबी मुहिम में उतारने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन अभी तक टिकट्स की तकसीम में उलझी है। पीपल्स पार्टी थोड़ी बहुत सरगर्मियाँ कर रही है, लेकिन भरपूर अंदाज में जिस तरह से एक इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ होता है वो नहीं कर सकी है। JUI को अमन अमान का शिकवा है, PTI केसेस में उलझी है और इसी तरह बाकी जमातें भी बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र नहीं आती। इंतखाबात से कुछ हफ्ते दूर होने के बावजूद भी सियासी गहमा गहमी शुरू ना होने की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सियासी जमात भरपूर इंतखाबी मुहिम में ताख़ीर क्यों कर रही है, ये भी सवाल रखेंगे, और साथ ही कि सियासी गहमा गहमी शुरू ना होने की वजह किसी किस्म की गैर यकीनी है या कुछ और। अयासब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। 1 माह से भी कम वक्त रह गया है, अगर गुज़श्ता इंतखाबात का मुवाजना किया जाए तो बड़ा एक हल्ला गुल्ला और एक बड़ा माहौल नज़र आता है इंतखाबात का, क्योंकि 2018 के इंतखाबात तो मैंने भी कवर किए, बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी। अब जो है वो उस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर एक्टिविटीज़ हैं भी सही तो हर सियासी जमात की इक्का दुक्का एक्टिविटीज़ हैं। ये क्या सूरत हाल है? इंतखाबी माहौल ना बनने की आपके ख्याल में क्या वजह है? कोई किसी किस्म की गैर यकीनी है या फिर ठंड भी? वैसे आप जवाब पेश कर सकते हैं।
एक तो आप 2018 के इलेक्शन कराने वालों को दाद दें कि कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया उन्होंने। असल मसला ये बन गया कि वो एक पार्टी को जिसे नुकरे लगाना था, ठिकाने लगाना था, वो लगाई नहीं जा रही। मतलब इतनी कोशिश के बावजूद कुछ ना कुछ उसके असरात बाकी रह गए, जिस वजह से ये कैंपेन उस तरह से शुरू नहीं हो सकी। फिर बुनियादी इसमें किरदार वो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत का भी है, क्योंकि लोग इतने नाराज़ थे और रिएक्शन आ भी रहा था ऑन ग्राउंड। इसलिए भी डिले हुआ क्योंकि वो रवायती जो दफातर बन जाते होते हैं, वो ढोल शोल बजना शुरू हो जाते हैं, वो कीमे वाले नान आना शुरू हो जाते हैं, बिरयानियाँ पकनी शुरू हो जाती हैं आजकल के मौसम के हिसाब से। वो सब्ज़ चाय, वो जो कश्मीरी चाय होती है, वो हो जाए और फिर माहौल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा बुनियादी रीज़न वही है कि एक तो वो कि उसको आप ठिकाने नहीं लगा सके बर वक्त, वो मामला ऑन गोइंग हैं, चल रहे हैं। फिर कुछ गैर यकीनी पैदा भी की गई इस हवाले से। वो गवर्नर केपी फिर ये कह रहे थे, मौलाना फजल रहमान मुसलसल ये बात कर रहे हैं। फिर वो जो 14 अरकान सेनेट वाला एक इंसिडेंट हो गया, वो लोगों को यकीन और गैर यकीनी की दरमियान में हैं लोग। वो कभी लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, कभी लगता है कि नहीं डिले हो जाएंगे, और कितने डिले होंगे अक्टूबर की बात होती है। कभी फिर लोग ये भी सोचते हैं कि अगर एक बार डिले हो गए तो फिर पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे। अगरचे काजी साहब पत्थर पे लकीर डाल चुके हुए हैं। ज़ाहिर है पत्थर पे लकीर अगर मिटानी है आपने तो फिर आपको पत्थर तोड़ना पड़ेगा, वरना वो लकीर तो नहीं मिटेगी ना। तो इसलिए ये दरमियान में चीज़ें चल रही हैं, कुछ समझ आ नहीं रहा बेसिकली कि इलेक्शन में अगर चले जाएंगे तो क्या होगा। वोटर क्योंकि गुस्से में तो है, लेकिन अगर वो आ गया वाकई गुस्से वाला वोटर, दूसरे की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो वेलकम किया जाएगा उसको। गुस्से वाला वोटर आ गया तो फिर क्या होगा। ये बहुत मसाइल इस वक्त बने हुए हैं। बड़े बड़े लीडर्स भी ज़ाहिर है ऐसे मौके पे वो परेशान होते हैं कि यार इलेक्शन डे पे पता नहीं क्या हो जाए। तो उस हवाले से गैर यकीनी की कैफियत तो है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। तो और बाकी मैंने आपको बता दिया वो 16 माह की हुकूमत का भी बड़ा इसमें रोल है। फिर एक और चीज आज जो मुझे एक तशवीश हुई है, बांग्लादेश के इलेक्शंस पे जैसे अमेरिका और बरतानिया का रिएक्शन आया है, तो अब मेरा ख्याल है कि वो ये भी एक नई तशवीश होगी कि इलेक्शन किस तरीके से कराए जाएं कि इंटरनेशनल कबूलियत भी उनकी हो जाए। क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से सीना वाजिद को बहुत कॉन्फिडेंस था कि इंडिया साथ है तो हमारे साथ तो कोई मेरा ख्याल रिएक्शन भी इस तरह का वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी। तो ये रिएक्शन आना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल हालात बांग्लादेश के भी हो सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने अगर कोई फैसला कर लिया तो आपको पता ही चीन के बाद सबसे बड़ी गारमेंट्स की एक्सपोर्टर बांग्लादेश वाले हैं, तो वो बड़े मसाइल हो जाएंगे। इसलिए हमारे पॉलिसी मेकर्स भी अब यकीनन इन फैसलों को, इन जो रिएक्शन आ रहा है इसको बड़ा सीरियसली देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमें इलेक्शन किस तरह कराने। जी आमिर साहब, आपके ख्याल में सियासी गहमा गहमी शुरू ना होने की क्या वजह है और क्यों ताखीर कर रही हैं भरपूर इंतखाबी मुहिम में? मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं टिकट की तकसीम, नॉमिनेशन और ये वो सारा प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन वो जो वोटर्स के अंदर हम देखा करते थे रैलियाँ, बड़े बड़े जलसे, वो उस तरह से अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? जिस तरह से एक गैर यकीनी की बातें जिस पर हमने एक दिन प्रोग्राम भी किया स्पेशल, वो जो एक करारदाद थी, कहीं इंतखाबात मुलतवी होने की भी बात हो सकती है। आप क्या वजह समझते हैं? वो सब्ज़ चाय, जैसे चाय की प्याली में तूफान उठना, जैसे कालाबाग से आया हुआ सब्ज़ बाग दिखाने वाला खिलाड़ी ड्रामे किए गए और इतना अच्छा मैनेज था कि इलेक्शन हार गया, आरटीएस बिठाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत टीम अच्छी थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी लोगों को। और फिर रिज़ल्ट बदले गए, फिर उसके बाद काम ना बना तो जहाज़ चलाए गए, उनमें बिठा के लोगों को लाया गया। तो ये इतना अच्छा मैनेज्ड इलेक्शन था। वो लोगों को शायद नज़र आता है जब टिकट जो है एक पार्टी के जमा नहीं हुए थे। जब मैं ये बात कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक बात को दुरुस्त करार दिया जा रहा, लेकिन इसको मकाफात अमल कहा जाता है कि जब एक काम जो ज़ीरो था उसको हीरो बनाया गया कि नवाज शरीफ को ख़त्म करना है और इमरान खान को लाना है, तो लाए।
जिस तरह मर्जी करके। तो उस वक्त वो जो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, किसी का तूफान नहीं गिरा था ना, वो अब बांग्लादेश की वजह से हमारे पर गिरेगा। हम तो हैं फारिग, जाहिर है कि जो हो सब बुनियादें हिल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ तो वो श्रीलंका बनाने चले थे खान साहब पाकिस्तान को। तो आपको और हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। वो गुस्से वाले वोटर आपको नजर नहीं आए तो जब वो कहते हैं हमारे जनाब जो लोग कागज जमा कराने जा रहे थे उनसे कागज छीन लिए, वो कैमरे नजर आ रहे थे, वो जो सिर्फ फोटो बना रहे थे। वो गुस्से वाले वोटर, वो नौजवान, वो मुश्तइल, वो 60%, वो 70%, वो क्यों नहीं निकले? वो 25 मई को नहीं निकले, वो कभी नहीं निकले। 8 फरवरी को भी मैं चाहता हूं कि वो आए। पाकिस्तान का वोटर जो है, पाकिस्तान का शहरी, हर पार्टी का 8 फरवरी को आए। लेकिन इशू ये है कि क्या पीटीआई ने टिकट दे दिए, क्या नून ने टिकट दे दिए, क्या जेयूआई ने तमाम टिकट दे दिए, पीपल्स पार्टी ने सब दे दिए। ये 3 दिन अगले अहम है जिसमें टिकट अनाउंस हो जाएंगे और फिर जलसे शुरू हो जाएंगे। ठीक, आपको जो चाहत है, बिरयानी खानी है, कीमे वाले नान खाने हैं, वैसे तो कश्मीरी चाय होती है, सब्ज चाय तो नहीं चलती, लेकिन सब्ज बाग चलता है, तो वो आप सबको गहमा गहमी मिलेगी। लेकिन अगर कमरों से निकल के आप पाकिस्तान के पंजाब के हलकों में जाएं तो जगह जगह कैंपेन चल रही है। आप सिर्फ सोशल मीडिया उन लोगों का मत देखें जिनका आपको ट्वीट पसंद है, आप फेसबुक देखें कि वहां कैंडिडेट डोर टू डोर जा रहे हैं। हर बंदा अपना इलेक्शन लड़ रहा है, वो टिकट के इंतजार में जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि वो घर में बैठ गया कि जब मुझे टिकट मिलेगा तो मैं तब निकलूंगा। जरा मैदान में जाइए, चेक कीजिए। इवन अंदरूनी सिंध में भी काम जारी है। जी फैसल साहब, आप एग्री करेंगे आमिर साहब की बात से? और जो मेरा सवाल है, जाहिर है आपको लगता है कि इंतखाबी मुहिम में ताखीर है, उस तरह की गहमा गहमी नहीं है? आमिर साहब ने इतनी खूनख्वार तकरीर की है तो मैं तो वैसे भी डर के मारे इनकी बात से जो है ना एग्री कर रहे हैं। इतना इस वक्त तो बिल्कुल इनका गुस्सा जो है ना इस वक्त आसमान को छू रहा है। कोई भी बड़ा शदीद रिएक्शन नहीं, वो फौरन वोटर लेके पहुंचो। तो इसलिए इस वक्त कम से कम इस जवाब की हद तक तो जो है ना वो आमिर साहब से ना मैं मुतमईन हो जाता हूँ कि हम पे ही जो है ना ये चढ़ाई ना कर दें, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये बड़ा फॉर्म में। बहरहाल बुनियादी बात यह है कि लोगों को यकीन नहीं है, सियासी जमातों को यकीन नहीं हो पा रहा इलेक्शन जो है वो होंगे या नहीं होंगे। और अगर इस यकीन को यकीन में बदलने के लिए भी जो है ना सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है। अच्छा, अमूमी तौर पे आपकी बात ये ठीक है कि जो है वो इस वक्त तक इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि वो 3 दिन और रुक जाए। अभी सियासी जमातें जो है बहुत सारी मजबूरियों की वजह से, मसलियतों की वजह से, इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से ये टिकट्स का जो है वो फैसला नहीं कर पा रही हैं। और उस हवाले से वो मुख्तलिफ नौइयत के जो है वो दबाव का भी शिकार है, एसाबी दबाव का भी शिकार है, सियासी दबाव का भी शिकार है, और मुख्तलिफ नौइयत के दबाव का भी जो है कोई और दबाव न डाल देना। ये 12 तारीख तक ये फैसला हो जाएगा। उसके बाद अब ये ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है ना वो ये कहने की पोजीशन में होंगे कि वाकई क्या इलेक्शन का माहौल बन रहा है या नहीं बन रहा। सही। इस वक्त जो आपका सवाल है वो ठीक है। इस वक्त जिस लम्हे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इस लम्हे में वो माजी वाला जो है वो माहौल जो है नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसकी एक बुनियादी सबब भी यही है कि टिकटों का जो है ना वो फैसला नहीं हुआ पाया। 12 तारीख को हतमी लिस्ट निकल जाती है। अब कराची में अभी एमकेएम भी जो है वो टिकटों का फैसला नहीं कर पाई, या उसको एमकेएम को यूं कह लें कि मालूम नहीं चल रहा कि उसने किसको टिकट देने। जब एमकेएम को भी मालूम चल जाएगा कि उन्होंने किसको टिकट तो देने, फिर गहमा गहमी कराची में स्टार्ट होगी। अंदाज में जब जब मालूम चल जाएगा। लेकिन इसको मकाफात अमल हम नहीं कह सकते। तो बहरहाल ये 12 तारीख के बाद आपका सही जो सवाल का जवाब है ना वो 12 तारीख के बाद। चलें जी, 12 तारीख के बाद हम दोबारा ये सवाल करेंगे। ठीक है जी, 12 तारीख के बाद दोबारा सवाल पूछे। लेकिन आमिर साहब एक बात से तो आप एग्री करेंगे, 2018 के इंतखाबात में पीटीआई का ये जो वोटर था, ये बड़ा म्यूजिक बैंड बाजे गली मोहल्लों में हमें सुनाई देते थे। अभी चलें क़यादत तो समझ लें ज़ेरे अताब है या कुछ भी कह लें, मुश्किलात का शिकार है, लेकिन वोटर भी तो उस तरह से चार्ज नहीं है ना, जो मेरा सवाल है आमिर साहब। यही तो मैंने कहा है कि भाई वो कहाँ है, वो जो अचानक आना है जिसने 8 फरवरी को, तो उसको आना चाहिए, खुदा का वास्ता है, कभी तो आए। वो अभी तो अपने पार्टी के मरकजी दफ्तर पे हमले कर रहा है कि जनाब टिकटें बिक रही हैं। इस हालत में भी मतलब इस पार्टी का सौदा ही यही है कि सौदा करना है। इस्लामाबाद में आज 2 दफा आ चुके हैं। नहीं, थोड़ी मुख्तलिफ, आपकी आवाज ठीक नहीं आई, हम तो वही चाह रहे हैं ताकि आप भी इंजॉय करें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस वक्त मसला ये है पॉलिटिकल क़यादत का काम है, चाहे वो जेल में जाए, चाहे वो हमले हों, पुलिस पकड़े, कोई पकड़े,
आपका काम है असर्ट करें, सही अपने बात। वोटर के पास जाएं, कैंपेन करें, ये छुप के ट्विटर पे ना करें, फिर ट्विटर पे वोट डालेंगे। सही जी। इलियास साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक पार्टियों की जानब से, सियासी जमातों की जानब से अभी सीटों की सही तरह फैसला ही नहीं किया गया। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, देहातों में आपको देखेंगे इलेक्शन की गहमा इलियास भाई किसकी बात बिल्कुल ठीक है, यार साहब की, आमिर साहब की? नहीं सवाल ठीक है, वो आपकी। कह रहे हैं। ये देखो शरारत कर रहा है। अच्छा देखिए, इलियास साहब, देहातों कराची में सीधा घुसन जाना चाहिए। देहातों में नजर आ रही है कैंपेन वगैरह जो चल रही है, सीटें जहां फाइनल हुई हैं हर जगह कर रहे हैं। और इस वक्त जो हैं जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पार्टियों को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं अपनी कैंपेन दिखा के जी उनको वोटर्स की ज्यादा सपोर्ट हासिल है। और इसी तरह जो शहर में है वो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन किधर से कैंपेन स्टार्ट करें। आपने देखा होगा लाहौर में जगह जगह बैनर्स लग गए, अभी उनको पता भी नहीं है कि हमने किस हल्के से खड़ा होना है, 117 से खड़े होना है कि 119 से खड़े होना है। 3-3, 4-4 जगह से तो लीडर्स जो हैं बड़ी सियासी पार्टियों के तो अपने यानी कि मौरूसी सियासत चल रही है उधर। 4-5-6 सीटें तो उन्होंने ही कब्जे में कर रखी हुई हैं। अगर 13 सीटें हैं तो 7-6-7 में वही बैठे हुए हैं, सूबाई और दूसरी जगह। तो फिर इस जगह पे कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है? इस वक्त वर्कर वो खुद ही परेशान है कि कहाँ निकलें, किस तरह निकलें। और एक बड़ी जो सियासी जमात है, अगर उसका वर्कर निकलता तो वो वर्कर दोबारा घर नहीं वापस जाता। तो क्योंकि उसके घर वालों को भी ये सारे उन्होंने भी कहा हुआ है कि आपने बाहर नहीं जाना, वोट डालने जाना, वोट डालने वाले दिन निकलना। या जो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं लगाता, मुझे तो लगता है कोई कैंप भी नहीं लगाए। जमात की और बात जो करें? पीटीआई और किसकी बात करनी है? 804 की सर खुल के बात होनी चाहिए। दूसरी जो है ना, दूसरी पार्टियां, अब आपको मालूम चल गया, ये कह रहे हैं कि इलियास साहब की बात ठीक है। अच्छा दूसरी जो बात सबकी ठीक है। मैंने इसीलिए पूछा था ताकि वाज़ेह हो जाए। अरे की ठीक है, अब दूसरी अरे की ठीक है। और दूसरी सबसे पंजाब में बड़ी बात है कि भी चल रही है। अभी लोगों को ये यकीन नहीं आता कि रोज अफवाहें फैली होती हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है, सबको पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके लिए जब ज़ाहिर दिन करीब आ रहे हैं और इस इलेक्शन में है, लोगों की वोटर्स की ये नहीं दिलचस्पी नहीं है, लोग ये चाह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल होती है, कि क्या किस तरह जो मंजर सामने कौन से उम्मीदवार आते हैं, फाइनल होते हैं। अभी तो उनकी चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल में फैसले चल रहे हैं कईयों की, अभी फाइनल होना है, फैसले होने। तो उसके बाद जो सूरत हाल क्लियर होने के बाद देखिएगा कि कैंपेन एकदम स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी ये भी है, सियासी जमातें इस वक्त उनको भी ये यकीन नहीं है और वो ना पैसा लगा रही हैं बाहर इलेक्शन की कैंपेन के लिए अपनी, कि किस तरह उन्होंने सही लगा रही हैं। इस दफा वो होल्ड करके बैठी हुई सारी चीजें कि जैसे पैसा भी होल्ड करके बैठी हुई हैं और इंतखाबी सरगर्मियां भी उन्होंने होल्ड की हुई हैं। आप देखते हैं कि 13 के बाद क्या सूरत हाल होती है। फिर यकीनन हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने यही सवाल रखेंगे कि अब जो सरगर्मियाँ इंतखाबी वो किस तरफ जा रही हैं और क्या वाकई ये माजी में भी इंतखाबात के इतने टाइम से पहले इस तरह की एक्टिविटीज़ थी या जो अब हैं। अभी आप तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम सवाल रखेंगे कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक, जिसका आगाज़ हो गया है, जिसमें 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों को अब भी इस खतरे का सामना है और इसी खतरे के खात्मे के लिए मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, जो 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। कौमी पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक चलाया जाएगा, जबकि दूसरा मरहला 15 से 19 जनवरी तक होगा। वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। नाज़रीन, वजारत सेहत ये कहती है कि पोलियो वायरस कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़ित के हामिल बच्चों को फौरी निशाना बनाता है। बच्चों को वायरस और माजूरी से बचाने का वाहिद तरीका पोलियो वैक्सीनेशन है। वालिदैन मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो और उससे जुड़े अहम सवालात जिसका आज जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जमालवी, जो मारूफ माहिर अतफाल भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। बुनियादी सवाल, वालिदैन की जानिब से बच्चों को पोलियो से जो बचाव के कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है, एक तो ये बताइएगा। और ये जो डॉक्टर साहब पोलियो वैक्सीन के हवाले से गलत फहमियाँ हैं वालिदैन के जहनों में, इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक मुल्की सतह पे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कि इस वक्त गवर्नमेंट अपने पूरे एफर्ट के साथ
जिसमें कि हम एज ए बहैसियत पीडियाट्रिशियंस पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के एज ए मेंबर पूरे पाकिस्तान में इस चीज के लिए मुस्तकिल इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन हर बच्चे को हर बार देना जरूरी है। इसके बारे में जो आपने भी एक सवाल किया कि वालिदैन एक सवाल उठा रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो पोलियो की वैक्सीन के बारे में एक बात जहन नशीन कर ली जाए कि इससे ज्यादा सेफ वैक्सीन, बेहतरीन और अच्छी वैक्सीन कोई और नहीं है। ये बिल्कुल हार्मलेस वैक्सीन है जिससे कि हम मुस्तकिल अपने बच्चों को इस बहुत ही खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल, ये जो घर घर जाकर टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो वालिदैन के ज़हन में आता है कि क्या ये इस वैक्सीनेशन जो उनके पास होती है उसका टेम्परेचर सेट है या नहीं, और इस वजह से भी बहुत से वालिदैन गुरेज करते हैं। तो काइंडली इसमें भी रहनुमाई फरमाइएगा। और ये जो एक दफ़ा अगर एक बच्चे ने कतरे पी लिए हैं तो क्या दोबारा भी उस बच्चे को कतरे पिलवाना उतना ही ज़रूरी है? जी, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैक्सीन के लिए हमारे पास बेहतरीन रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास, जिसमें कि उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे वैक्सीन रखा जाता है। इसके अलावा वैक्सीन वायल मॉनिटर एक स्टिकर लगा हुआ होता है हर वैक्सीन के बोतल पे। उसका कलर अंदर जो है वो एक सर्कुलर कलर होता है जो कि लाइट कलर होता है बाहर के कलर से उस स्टिकर में। अगर वो दोनों कलर एक जैसा हो जाए या वो अंदर वाला हिस्सा डार्क हो जाए तो इसका मतलब है वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम वो वैक्सीन इस्तेमाल ही नहीं करते। हमारे बच्चे हमारे जो भाई और बहनें बच्चियां जो इससे बाहर निकले हुए हैं उनको वो वेल ट्रेंड है इस बारे में कि हमें कौन सी वैक्सीन देनी है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, कितनी देर के लिए आप निकालते हैं, क्योंकि वो जैसे ही वैक्सीन निकालते हैं वो बच्चों को पिलाने के बाद फौरन अपने जो उनके थर्मास या बैग्स हैं जो कि आइस बैग्स हैं उसमें वो रख देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई पेरेंट अगर अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहे तो वो वैक्सीन वायल मॉनिटर को देख सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। नंबर एक बात। दूसरा आपका सवाल ये था कि ये एक बार के बाद दूसरी बार कब पिलाना चाहिए। तो देखिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जुमला है जो कि यह है कि हर बच्चा हर बार। इसकी एक चीज जहन में रखिए कि जिस इलाके में वायरस मौजूद होगा उस इलाके में पोलियो की टीम आएगी। साल में 2 दफा भी आ सकती है, 3 दफा भी आ सकती है, 4 दफा भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में कितनी जो है इन्फेक्शन मौजूद है। जिस इलाके में ज्यादा होगा वहां ज्यादा साइकिल चलाई जाएगी, इसलिए क्योंकि वहां मौजूद है वो किसी बच्चे को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और, जैसे पाकिस्तान में हर साल भरपूर इंसदाद पोलियो मुहिम चलती है लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका खात्मा नहीं हो सका, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखिए, इसमें दोनों तरफ से है। नंबर एक ये कि हम हर बच्चे को हर बार हम वैक्सीन पिलाने के लिए बहुत जोर लगाते हैं। जैसे आपने शुरू में भी बोला था कि भाई ये एक कौमी मुहिम है जिसमें कि कौमी सतह पे हमें काम करना है और इसमें हर वालिदैन को ये फराइज में शामिल है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलवाएं, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि वो दूसरे बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये वायरस इंसानी जिस्म की आंतों में पलता है और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। तो जिन बच्चों ने पोलियो नहीं पिया हुआ होगा वो उनको अगर बीमारी नहीं भी होती है तो वो वायरस ट्रांसफर करने के लिए वो हिस्सेदार बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह हमारी ये है कि वैक्सीनेशन कवरेज जितनी अच्छी होगी उतना अच्छे चांसेस हैं इस बीमारी को खत्म होने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जी ठीक है, आप मुकम्मल कीजिए। हाँ, मेरी तमाम वालिदैन से इस बात पे गुजारिश है कि वो इसको कौमी मुहिम और अपना फरीजा समझते हुए बाहर निकले और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे खुद पिलवाएं आगे बढ़ के। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से ज़हनों में ये भी सवालात होते हैं जहाँ पर जिन इलाकों में ख़ास तौर पर ज़ाहिर है हमें लोग वहाँ से भी देख रहे होंगे कि ये इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस वैक्सीनेशन के, तो क्या वाकई इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? मैंने शुरू में एक जुमला बोला था कि इससे ज्यादा सेफ वैक्सीन कोई और नहीं है। सारी वैक्सीन सेफ है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा लोगों के जहनों में जो चीजें हैं मौजूद वो बिल्कुल ही गलत है, वो मिथ्स हैं। इसकी कोई वैक्सीन, ये वैक्सीन बिल्कुल ऐसी नहीं है जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई साइड इफेक्ट हो। बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, आप बिना झिझक ये पिला सकते हैं। मैंने, मेरी बच्चों ने, मेरे खानदान के बच्चों ने
कई दफा ये वैक्सीन खुद पी है और मैंने अपने हाथों से अपने बच्चों को पिलाई है। ठीक है जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन सब आपने हमारे साथ शेयर की। सेफ़ है और वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वाकई अपने बच्चों को आने वाली माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। डॉक्टर वसीम जमाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।